बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हरफ राज के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज की टॉप स्टोरीज़ के अंदर शामिल है कि बिलाखिर हुकूमत ने जो रिलीफ देने का ऐलान किया था, पेश किए गए बजट में आज वो वापस ले लिया गया। मज़ीद नए टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं और महंगाई का तूफ़ान है जो आने को तैयार है। इस तमाम तर अमूर पर बात करेंगे। शबर ज़ैदी साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे पहले सेगमेंट के अंदर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे बिलाखिर मौजूदा हुकूमत ने भी रूस से तेल ख़रीदने का फ़ैसला किया है और रिफाइनरीज़ को ख़त लिखा है कि आप बताइए कि आपके अंदर इस्तेदाद कार है क्या। इसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कराची का मसला। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वह लोड शेडिंग का। इसके ऊपर मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ होंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और खुश आमदीद कहते हैं अपने शो में शबर ज़ैदी साहब, FBR के साबिक चेयरमैन हैं, माहिर माशियात हैं। उन्हीं से पूछते हैं, शबर साहब ये बताइएगा कि आज कौमी असम्बली के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो रिलीफ दिया जा रहा था आवाम को वापस लिया गया है। जो स्लैब बनाई गई थी टैक्सेस की वो भी रिवाइज़ की गई है और पेट्रोलियम लेवी जो है वो 50 रुपये मरहलावार आयद करने की मंजूरी दी गई है। ये इस तरह के जो इकदाम हैं हम मानते चले जा रहे हैं IMF के मुतालबात, लेकिन IMF है कि फिर भी राज़ी होने को तैयार नहीं है। मामला कहाँ जाके रुकेगा? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, जब ये बजट आया था तो इस बजट ने अपना कलेक्शन रखा था 7,004 बिलियन रुपीस जी, मेरे 7 ट्रिलियन रुपीस। तो उस वक्त भी मैंने ये आके टीवी पे पहले दिन ही ये कहा था कि IMF 7,500 से कम पर एग्री नहीं करेगा जी, और वही हुआ और उन्होंने 7,470 रुपए पे एग्री अभी प्रेजेंट किया है। तो बात ये है सर कि जो हमने बजट प्रेजेंट किया था वो या तो हमने IMF को दिखाए बगैर किया था या हम ये समझ रहे थे कि उनको बात समझ नहीं आएगी। बात बिल्कुल क्लियर है, 7,500 से कम पर वो तैयार नहीं थे। जब वो 7,500 से कम पे तैयार नहीं थे तो हमने फिर बैठ के 450 बिलियन रुपीस 475 बिलियन के टैक्सेस लगाए और वो थोड़ी बहुत जो हम चीजें चेंज करना चाहते थे वो हमने वापस कर दी। और मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये निहायत मतलब आप कहें कि कमजोरी है गवर्नमेंट की। और मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि अवाम को थोड़ा सा धोखे में रखा गया कि बजट के टाइम पे कुछ और बात की गई। आज 29 तारीख को जो बजट अल्टीमेटली असेंबली में आया है वो कुछ और कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10-12 दिन से पूरी कौम एक चक्कर में फंसी हुई थी। रियलिटी में वो कोई चीज नहीं थी और हमें एक डिफरेंट चीज में जाना है। ये एक हकीकत है और ये पाकिस्तानी लोगों को इसका अंदाजा होना चाहिए। अच्छा शबर भाई, ये बताइएगा 7,500 अरब का जो हदफ रखा गया है कलेक्शन का, क्या आप समझते हैं कि ये हम हासिल कर पाएंगे? देखिए, बात ये थी कि मैंने उस वक्त ये कहा था कि हमारा जो 30 जून 2022 का जो कलेक्शन है वो 6,100 है। जी, तो 6,100 पर अगर 3% का ग्रोथ रेट ले रहे हैं और आप 11% इन्फ्लेशन ले रहे हैं तो ये वैसे ही 7,000 बन जाता है। अच्छा, तो ये 7,500 ज्यादा की फिगर नहीं है और ये अचीवेबल है अगर इसी स्पीड से चलते रहे। मगर अगर ठीक है। इन्होंने इकोनॉमिक को ब्रेक लगाया जो कि लगता जाता हुआ नजर आ रहा है तो ये मुश्किल हो जाएगा। मगर 7,500 अचीवेबल बजट है ये बेसिकली। अच्छा, ये जो बिजली के बिलों के ऊपर इन्होंने एक स्लैब बना दी कि 30,000 वाले को इतने हज़ार इजाफी देने हैं और 50,000 वाले पे ये है, इस तरह तो ये जो ताजर हैं ये तो बड़े मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे और एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। नो 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 सॉरी, देखिए यही आप लोगों का कसूर है कि आप चीजों को सही तरह नहीं समझते। देखिए, ये तो ताजिरों की लॉटरी निकली है। अच्छा, ये लॉटरी निकली है। इन्होंने कहा है कि ताजिर कोई टैक्स नहीं देंगे और सिर्फ बिजली पे जो 3,000 महीना है वो देंगे। आप जो है अपनी सैलरी पे 15% या 20% टैक्स देंगे और एक ताजिर जो है वो 3,000 महीना 3 मल्टीप्लाई बाय 12 36,000 टैक्स देगा एक दुकान का। ये तो इस मुल्क के साथ मजाक हो रहा है, बिल्कुल कंप्लीट मजाक है। ये आप उल्टा समझ रहे हैं। ताजिरों की तो ऐसी लग गई इस चीज के ऊपर। वो अच्छा, तो याशी चाहते लग थे कि वो इनकम टैक्स नहीं दें, वो अपने बिजली के बिल पे टैक्स दें। इससे ज्यादा बदतरीन निजाम कहीं नहीं हो सकता कि आप ये कह रहे हो कि एक दुकान लिबर्टी मार्केट में है, एक दुकान आजमगढ़ मार्केट में है, एक दुकान ज्वेलर की है, एक दुकान कोयले की है, दोनों को आप बराबर कर रहे हो। ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा लॉ है? ये तो मजाक, कंप्लीट जोक है ये। और हो सकता है कि शायद IMF इस बात को एक्सेप्ट भी नहीं करे। अच्छा, ये वो तो एक्सेप्ट नहीं कंप्लीट 100% जोक है ये।
अच्छा, ये मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे थे कि जी 2-4 दिन के अंदर हम एग्रीमेंट पर पहुंच जाएंगे। अब जबकि कौमी असम्बली से भी मंजूरी हो गई इन इकदामात की, अब अगर जो IMF है, आपका ये कहना है कि मजीद इनके ऊपर एतराज़ात कर सकता है कि जाओ ये भी वापस लेके जाओ और इसको भी ठीक करके वापस लेके आओ? देखिए, मैं जो बात आपको पहले कही थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब ये पहले वाला डॉक्यूमेंट लेके गए थे तो डॉक्यूमेंट इन्होंने देखा भी था या नहीं देखा था, मुझे समझ ये नहीं आ रही है। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो सब्सटेंशियली चेंज, अब जो आज की मैं खबरें मैंने सुनी है उसमें जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उसका मतलब है कि अभी कोई बात बन नहीं रही है। ये मतलब या तो ये पब्लिक को बताना नहीं चाहते हैं, या इनकी बात नहीं बन रही है, सही। या ये कोई कम्युनिकेशन गैप है। मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तानी कौम निहायत बदकिस्मत है कि जो इस तरह के हालात से गुजर रही है, जिसे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। और मतलब हम 22 करोड़ की एक कौम है, एटॉमिक पावर हैं, और हम क्या एक मतलब एक IMF के कर्जों स्टाफ पे और चल। जो उनके लोगों के सामने जाकर हम क्या बातें कर रहे हैं। मैं तो मतलब मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैंने इन लोगों के साथ डील किया हुआ है। और मैं हमेशा ये, जब मैं डील करता था, मैं उस वक्त भी ये फील करता था कि ये हमारी कौमी गैरत की निहायत बेहरमती है कि हम जाके डील करना पड़ता है। मगर हम इतने खराब हालात में आ जाते हैं और हम इतने खराब तरीके से अपने मुल्क को चला रहे होते हैं कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन लोगों से जाके बात करनी पड़ती है, और वो हमें इस तरह डील करते हैं जैसे वो इस मुल्क के वायसराय हैं, और हम एक खराब मुल्क हैं और हम जी। उस वायसराय के साथ जाके डील करते हैं। यही इस इस वक्त हो रहा है। अच्छा, ये इस सारी निहायत शबर साहब, इस सारी सूरत हाल से निकलने का रास्ता क्या है? वे आउट क्या है? कोई रहनुमाई कीजिएगा। सारी सूरत हाल से निकलने का रास्ता ये है कि आपके सामने आपका एक मुल्क था जो 71 आपका हिस्सा था, वो था बांग्लादेश। जी। आपने बांग्लादेश को देखा कि आज बांग्लादेश की आबादी भी आपसे कम है, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट भी आपसे ज्यादा है, और बांग्लादेश के रिजर्व भी आपसे बहुत ज्यादा है, करेंसी आपसे डबल है। आप मुझे पूछेंगे कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में क्या फर्क है, फर्क क्या? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये फर्क है कि बांग्लादेश ने अमेरिका से कहा कि मुझे आप कोटा दे दें, एक्सपोर्ट सही। का मैं एक्सपोर्ट करूंगा, मुझे आप कोटा दे दें। पाकिस्तानियों ने जाके पैसे और हथियार मांग लिए। ये फर्क आप अगर आपको समझ आ जाए तो आप समझ जाएंगे क्या फर्क है। हमने 1971 से लेकर आज तक अमेरिका से कभी कोटा नहीं मांगा। हमने कहा कि हमें हथियार दे दें, हम जिहाद कर रहे हैं। कभी हमने कहा हम वॉर ऑन टेरर कर रहे हैं, कभी हमने कहा कि हम आपके लिए जियोस्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, कभी हमने कहा हम आपको स्ट्रेटेजिक डेट दे रहे हैं। तो हम बेवकूफी की सारी बातें करते रहे, कभी हमने उनसे कोटा नहीं मांगा। तो बांग्लादेश ने उनसे कोटा मांग लिया, तो वो आज तरक्की कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अपने मुल्लाओं को मस्जिद में बैठा दिया, हमने अपने मुल्लाओं को सड़कों पे ले आए। तो ये इस वजह से आज ये फर्क है। आप जो उन्होंने किया वो आज आप कर लें, आप भी ठीक हो जाएंगे। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई आसमान से तो नहीं उतरे ना। वो हमारे साथ के थे, हमारे साथ ही आजाद हुए थे। 71 में हमारे से अलग हुए थे। हम उनको सो कॉल्ड हम कहते थे कि हम उन्हें खिला रहे हैं। आज उनके रिजर्व 45 बिलियन है, हमारे रिजर्व 8-10 बिलियन है। हमारी करेंसी 210 रुपए है, उनकी करेंसी जो है वो अभी बैठ के 2041 का डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं। हमें अभी अगले दिन का नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ये बात नहीं है कि कोई आसमानी चीजों से वो चेंज नहीं हो गए। बिल्कुल सही। सिंपल चेंज, बिल्कुल सिंपल चेंज है। मैं आपको पता नहीं मेरी बात अच्छी लगे या नहीं लगे, मैं क्योंकि दूसरे सोच से बिलोंग करता हूँ। आप उस कंट्री का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। वो एक सेकुलर कंट्री है जिसने अपने आप को एक तरीके से डेवलप किया है। वो आपके साथी थे, आप उनको कॉपी कर लें, आप इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अच्छा शबर साहब, एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है, जो मशीनरी है, उसके हवाले से भी सवाल उठाए जाते हैं कि भी आसान रास्ते ढूंढे जाते हैं, चोर रास्ते दिखाए जाते हैं। आप तो रहे भी हैं, आप पूरे सिस्टम को आपने करीब से देखा है। ये सारी बातें गलत हैं, ये सारी बातें गलत हैं। जब पाकिस्तान का बिजनेसमैन और दुकानदार एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बदमाशी पे चला जाता है, वो कहता है हम टैक्स नहीं देंगे, हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, हम रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करेंगे, तो ये बाकी बातें कि जी सिस्टम खराब है, ये सब तो आप समझें कि एक बहाना है उस चीज को छुपाने का जो आप कर रहे हैं। जब मैं चेयरमैन FBR था, मैंने कहा कि जी आप अपने परचेजर का CNIC दे दें। तो इसमें तो परचेजर के खिलाफ मैं बात कर रहा था ना, दुकानदारों की तकलीफ थी। दुकानदार तो बेच रहा है,
तो वो क्यों मेरे सामने आके खड़े हो गए थे? आपको समझ आ गई थी बात कि क्यों आके मेरे सामने खड़े हो गए? इसलिए कि दुकानदार उस बुनियादी करप्शन का हिस्सेदार है। तो ये बात करना कि सिस्टम खराब है, सिस्टम कभी आएगा, तो सर ना सिस्टम कभी अब आएगा, ना कोई नई वही आएगी, ना कोई नया पैगंबर आएगा। यही यही पैगंबर है और यही नबी है, इसी पे आगे चलना है। इस सिस्टम का रोना हम बहुत अरसे से रो रहे हैं, ये गलत बात है। सिस्टम कोई खराब नहीं है। हमारा हमारा माशरती, समाजी, इखलाकी और सोशल जो डिग्रेडेशन है वो इस लेवल पे चली गई है कि अब ये सिस्टम की बातें हम करते रहते हैं, इसका कोई मकसद नहीं है। मैंने सारी जिंदगी इसी काम में गुजारी है। मुझे अच्छी तरह पता है कि कौन चाहता है कि टैक्स आए, कौन चाहता है कि टैक्स नहीं आए, किसने देना है, किसने नहीं देना। अगर आपको याद हो तो मैं जब चेयरमैन एफबीआर था, मैंने एक डेटा रिलीज किया था कि पूरे लाहौर शहर का टैक्स जो है वो कराची के लियाकताबाद के मार्केट से कम है। सही। आपको बात समझ आ गई? लोगों को समझ आ गई तो देख लें, पिशावर में तो कोई टैक्स देता नहीं है। तो ये मतलब सब चीजें बराबर आ जाती है ना। ये कहना कि जी ये सिस्टम खराब है और सिस्टम सही होगा और एफबीआर को सही करेंगे और एक बंदा आएगा, फरिश्ता नाजिल होगा, वो सही करेगा, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे ऐसे लोग जो कि काम को अच्छी तरह जानते हैं वो इस्लामाबाद से क्यों घबराते हैं? मैं अपने 2.5 साल हो गया मुझे इस्लामाबाद से आए हुए। मुझे प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं, कोई बुलाता है, मैं इस्लामाबाद नहीं जाता। मुझे उस शहर से कोफ्त होती है। जब मुझे नजर आता है कि आप मुनाफकत कर रहे हैं, सामने नजर आता है कि सामने मुनाफकत हो रही है, तो आप क्या बैठ के बात करेंगे? तो बात ये है कि सर ये सिस्टम की बातें दफा करें, पहले अपने ग्राउंड रियलिटी को देखें। कोई सिस्टम खराब नहीं है, सब सिस्टम वही चलते, इसी सिस्टम पे सही हो जाएगा। पहले आप ये डिसाइड कर लें, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक माशी हकीकत है। जब आप ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान एक माशी हकीकत है, तो फिर पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम भी सही हो जाएगा, सियासी निजाम भी सही हो जाएगा। जब आप ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान एक नजरियाती हकीकत है, तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा, वही हो रहा है जो आज होता रहेगा। तो ये आपका एक मसला सोशल है, इसको आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैंने इसके ऊपर बड़ी जिंदगी गुजारी है, मेरी पॉलिटिकल फैमिली है, हमने ये कंट्री हमारे बड़ों ने बनाया था। मगर मैं अब समझता हूँ कि उन्होंने शायद गलती कर दी थी कि जो उन्होंने नजरियाती चीज को इतना आगे ले गए कि हम अपनी माशी हकीकत को भूल गए। मगर इंशाल्लाह ताला यही हम ही हैं इसको वापस लाएंगे। कुछ चलाने वालों की भी गलतियां रही हैं, कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, लेकिन चलाने वाले तो खेल रहे थे सर। चलाने वाले खेल रहे थे। लेकिन सबर भाई, ये IMF के साथ अगर मुआहदा हो जाता है, हमारे पास अच्छी खबरें आ जाती हैं, तो कब क्या पाकिस्तान की जो मैशियत है आने वाले महीनों के अंदर आपको कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है कि IMF के बाद हमारे दोस्त मुल्क भी हमारे ऊपर कोई जो है वो हमारा साथ इस मामले में दें? एक बात याद रखें कि IMF के आने जाने की वजह, अगर IMF के मुआहदा नहीं होता तो हम डेफिनेटली डिफॉल्ट में चले जाएंगे। अगर नहीं होता तो हम डेफिनेटली डिफॉल्ट, IMF के मुआहदे के बाद हम डिफॉल्ट की पोजीशन से बच जाएंगे। मगर अगर ये जो हमारा सिस्टम, जो हमारा इंपोर्ट का बिल है, अगर ये ऐसा ही रहा तो हम 23-24 में और 24-25 में फिर डिफॉल्ट की पोजीशन में जाने लगेंगे। अच्छा। तो IMF हमें डिफॉल्ट से नहीं बचा सकता। IMF हमें डिफॉल्ट से जनरली जो लोग IMF में होते हैं वो डिफॉल्ट नहीं करते, मगर जो हमारे हालात है इस वक्त वो हमें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखा रहे हैं। मतलब मैं अगर आपके सामने ये कहूं कि हमें बहुत अच्छे हालात नजर आ रहे हैं, वो गलत है। और शायद आप लोगों को याद हो कि मैं वो इंसान था जिसने 16 दिसंबर 2021 को कहा था कि ये मुल्क दिवालिया है, और आप सारे परेशान हो गए थे। पाकिस्तान का हर आदमी मेरे खिलाफ खड़ा हो गया था कि ये आपने क्या बात कर दी। मैंने 16 दिसंबर 2021 को हमदर्द यूनिवर्सिटी के ओपन फोरम में कहा था कि ये मुल्क दिवालिया है। आज इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब भी कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं। 6 महीने में क्या हो गया? जब 6 महीने पहले मैं कह रहा था, आप सारों को समझ नहीं आ रही थी और आप सारे जज्बाती हो रहे थे कि क्या हो गया, जब्बर साहब ने क्या कह दिया। अच्छा, जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है कि जो उसने किया और हमने नहीं किया। सर देखिए, पाकिस्तानियों की जो नेचर है ना वो शुतुरमुर्ग वाली है। इनको आगे नजर आता है कि जब इनको नजर आता है कि तबाही की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मैं सारा दिन यहाँ कराची में बैठता हूँ, अरे तो मुझे क्या जवाब मिलता है? नहीं सर, बैंकरप्ट नहीं है सर, एटॉमिक पावर बैंकरप्ट नहीं हो सकता सर, अमेरिका बचा लेगा, IMF बचा लेगा। ये नहीं देखते हम क्या करें। देखिए, आप ये देखेंगे हम क्या करें, ये नहीं कहता कोई आदमी। मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ दिन में, हजारों सेमिनार करता हूँ, सब बंदे कहते हैं नहीं सर नहीं हो सकता। ओ भाई, मैं कहता हूँ नहीं हो सकता की बात नहीं है, तुम निकलोगे कैसे? नहीं सर, एटॉमिक पावर बैंकरप्ट नहीं हो सकता, एटॉमिक पावर डिफॉल्ट नहीं कर सकता। इससे बड़ी जहालत क्या होगी?
कि हम आज भी एक एक सोच में बैठे हैं कि नहीं जी हमें अमेरिका डिफॉल्ट नहीं करने देगा, IMF डिफॉल्ट नहीं करने देगा, हम बच जाएंगे, मगर अपने आप को सही नहीं करते हम। बिल्कुल, और सही सबसे करने बड़ी के बात मैं आपने कि अपने आप को सही नहीं करते, अपने सिस्टम को देखिए, हम ठीक नहीं अपने करते। आप को सही करने की एक बात पहले बताई थी, आपके प्रोग्राम में भी कही और प्रोग्राम में कही कि यार हम क्यों नहीं डे लाइट में दुकानें खोलते। आज भी मैं देख रहा था कि वो ऐड लगा हुआ है कि जी हमें ईद की सेल करनी है। ओ भाई, ईद की सेल करनी है जब मुल्क आगे डूब रहा है तो क्या कौन सी ईद की सेल और कौन सी ईद की सेल नहीं होगी सब। जब मुल्क डूब रहा है, कराची में क्या हुआ, कल एक बंदा मर गया ना बिजली की लोड शेडिंग में। क्या बातें कर रहे, किस दुनिया में बैठे हैं ये लोग, इनको नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है शहर में और क्या किस तरह के वॉल्केनो पे हम बैठे हुए हैं। ये क्या बातें कर रहे हैं। इनको ये जो MKM वाले हैं और ये PMLN वाले, ये सड़कों पे आके दिखाएं, लोग इतना मरेंगे इनको, इनकी तबीयत साफ हो जाएगी। ये आए सड़क पे आके दिखाएं। बात ये हो रही है सर कि अब पब्लिक वो आएगी जो इनको बर्दाश्त नहीं करी। कल क्या हुआ कराची शहर में, आप मुझे बताएं। और सही हुआ है कि जब इतनी गर्मी होगी और लोड शेडिंग होगी और लोगों को आप तंग करेंगे तो लोग क्या करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि ये जो सारी चीजें हैं ये हमें नजर नहीं आ रही। ये हमें तो पहले भी नजर आ रही थी। हम तो आज भी बता सकते हैं कि आपको 22, 23, 24, 25 आगे क्या होगा। हमारे लिए दीवाना बिल्कुल आगे किताब खुली हुई है। हमें सही। पाकिस्तान की बिल्कुल नजर आ रही है। मगर अगर आम आदमी, मीडिया, आप लोग समझना नहीं चाहते, आपकी मर्जी है। मगर ये तो हम तो वही लोग हैं ना जो 71 की डाउनफॉल से, ढाका से पहले एक दिन कह रहे थे कि हम जीत गए, अगले दिन में डाउनफॉल हो गया हमारा। तो हम तो वो बेवकूफ कौम है जो हर दफा लोगों के बेवकूफी में आती रहती है। तो मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट इनएविटेबल है। इनएविटेबल कह रहा हूं मैं लफ्ज। पाकिस्तान का सॉवरेन डिफॉल्ट इनएविटेबल है अगर पाकिस्तानियों ने अपने तरीका वारदात इंपोर्ट का चेंज नहीं किया। कोई दोस्त मुल्क, कोई चाइना, अमेरिका, कोई हमारी मदद को नहीं आएगा अगर हमने अपनी हरकतें अपने हाथ से सही नहीं की। कोई हमारे मदद को नहीं आएगा और वो चाहेंगे कि हम डिफॉल्ट में। आज सबसे ज्यादा खुश कौन है? बिल्कुल, अपने आप को ठीक करना है, हमें अपने खर्चे कम करने हैं, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब, बड़ी तफसील से आपने तज्जिया किया हालात का। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं फिर अगले सेगमेंट का जिक्र होगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला है रूस से तेल लेने का और साबिका हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि जी उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, रूस से तेल लेने का ख़त भी लिखा गया लेकिन जवाब नहीं आया। मौजूदा हुकूमत ने ये इनिशिएटिव दोबारा शुरू किया है और मामला ये है कि रिफाइनरीज़ को ख़त लिखा गया है कि आप बताइए कि आपकी इस्तादकार है क्या अगर रूस से तेल मंगवाया जाता है। असल कहानी है क्या, बैकग्राउंड क्या है, क्या वाकई इमरान खान साहब की हुकूमत में ये मामला तय पा गए थे रूस से तेल लेने के। इस मामले में जो माहिर माशियत हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं, राजा कामरान ने काफ़ी काम किया है, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हें खुशामदीद भी कहते हैं अपने शो में। राय साहब बताइएगा कि हकीकत है क्या, इसके ऊपर एक सियासत हो रही है कि हम रूस से सस्ता तेल लेने जा रहे थे और लेकिन नहीं लिया गया, क्या मामला है? इमरान खान साहब ने जो ये स्टेप लिया था वो किस हद तक आगे बढ़ी बात, अब मौजूदा हुकूमत इसको आगे बढ़ा रही है, तो क्या इम्कानात हैं इस मामले में आगे बढ़ने के? देखिए, सबसे पहले जो है हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे रिफाइनरीज का, क्या वो इस काबिल है कि वो रशियन जो क्रूड है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें जो कंटेंट है हाइड्रोकार्बन के, उसको एक्सट्रैक्ट कर सके और उसको साफ कर सके। तो उस जो है एक बड़ी थियरी ये नहीं है। तो हुकूमत वक्त ने इस वक्त 4 जो कराची में कायम रिफाइनरीज हैं, जिसमें बाइको है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है और पाक अरब रिफाइनरी है, इन सबको खत लिखा है और उनसे ये पूछा है कि आप अपनी जो सिफारिशात है वो बताएंगे। क्या आपकी जो रिफाइनरीज हैं चारों की चारों या चारों में से कोई एक रिफाइनरी, क्या वो जो कॉन्फ़िगरेशन रशियन क्रूड ऑयल की है उसको साफ करने की सलाहियत रखती है कि नहीं रखती है। इसके अलावा जो है उसमें ये बात कही गई है कि आप ये भी बताएं कि अगर हम ये ऑयल लेते हैं तो क्या इसकी जो शिपिंग है उसकी जो लागत है, हमें जो है हमें बाल्टिक सी से आना होगा, ब्लैक सी से होकर आना होगा, वो एक बड़ा तवील रास्ता है। और हम इस वक्त जो है अपनी जो इस वक्त ईंधन को खरीदते हैं वो हम अरब ममालिक से खरीदते हैं जो 2-3 दिन में आ जाता है, और जो रशिया से हमारा जो पूरा सी रूट है वो कई दिनों पर मुहित है। तो क्या हमारे लिए ये शिपिंग की जो लागत है ये फीजेबल होगी इस कीमत पर?
तीसरी बात जो उन्होंने ये पूछी कि आप ये बताएं कि अगर हम आपके जरिए ये क्रूड ऑयल मंगवाते हैं तो क्या इस क्रूड ऑयल की अदायगी का तरीकेकार क्या होगा, इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में क्या नॉर्म मौजूद है और आप किस तरह से अदायगी करेंगे। और इस तमाम जो सूरत हाल थी इस पर जो है तमाम रिफाइनरीज से पूछा गया है कि आप बताइए कि आप उनकी क्या राय है इस बारे में। तो इस बारे में एक पेशरफ जो है सामने आई है, मगर इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि इंडिया खरीद रहा है रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, मगर उसको इंटरनेशनल फोरम्स पे मुस्तकिल जो है सवालात का सामना है और इंडिया बड़े ब्लंटली जो है इन सवालात के जवाब दे रहा है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से 2-3 दफा सवाल किया गया, अभी चंद दिन पहले भी एक कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था जो G7 ममालिक के लिए मुनक्किद की गई थी, उसमें इंडिया से कि ये क्यों ले रहा है इंडियन। तो इंडिया ने कहा कि जी पहले आप जर्मनी और यूरोप से पूछें कि वो गैस क्यों ले रहे हैं रूस से, फिर आप हमसे सवाल करें कि हम रशियन ऑयल क्यों ले रहे हैं। इमरान खान साहब का दावा है कि जी करीब पहुंच गए थे, हमने तो मायदा कर लिया था। ऐसा कोई मायदा तो सामने नहीं आया ना, अभी तो ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जनाब आप हमें पेट्रोल दें, तो अभी उनकी तरफ से तो कोई मंजूरी नहीं आई ना कि ऐसा कोई एग्रीमेंट। वो कब तक मुतवक्को है कि अब इसका प्रोसीजर क्या होगा? सर पहले तो हम अपनी रिफाइनरीज की जो कैपेसिटी है उसको देखेंगे ना कि क्या हमारी रिफाइनरीज इस काबिल हैं कि वो ये क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सकें और हमें जो मतलूबा तादाद मिकदार में डीजल और पेट्रोल दरकार है वो उससे हासिल हो सके, या उससे ऐसी प्रोडक्ट हासिल हो रही हैं जो हमें दस्तयाब नहीं है और जो हमें दरकार नहीं है। नंबर एक बात तो ये है। दूसरी, इसकी शिपिंग के मामला को देखा जा रहा है। तीसरे, इसकी अदायगी के मामला पर बड़ा गौर किया जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि इस वक्त अमेरिका आहिस्ता 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 जो रूसी जो मामला है उनको वो सख्त करता चला जा रहा है। अब जो है रूस के जो सोना है उसकी आलमी मंडी में फरोख्त को जो है पाबंदी आयद कर दी गई है। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है रूस और यूक्रेन जंग का, वैसे वैसे जो है रूस पर अमेरिका और यूरोप की जानिब से जो पाबंदियां हैं वो सख्त की। इन पाबंदियों के माहौल के अंदर क्या पाकिस्तान के ऊपर यह दबाव नहीं होगा कि भी ये वो रूस से ये तेल ना ले? देखिए हमें ये नजर आ रहा है कि इंडिया ले रहा है तेल रूस से, मगर इंडिया जो है उसके साथ साथ उसको इंटरनेशनल फोरम्स पे क्वेश्चनिंग का सामना है और इंडिया से पूछा जा रहा है मुस्तकिल के आप ये ईंधन क्यों ले रहे हैं। इंडिया ने जो मौका अपनाया है उसका बड़ा दिलचस्प मौका है। वो ये कहते हैं कि हम तो तेल ले रहे हैं, मगर जो यूरोप है खुसूसन जर्मनी है और दीगर जो G8 के मुल्क हैं वो भी तो रूस से अपनी गैस ले रहे हैं, उससे ईंधन ले रहे हैं। तो पहले उनसे पूछा जाए फिर हमसे पूछा जाए। मगर रूस की और जो भारत है उसकी एक हिस्ट्री मौजूद है। जो अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी थे, जो वजीर खारजा भारत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो मुश्तरका G8 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी जो अमरीकी थे उन्होंने ये तो कहा कि जी हमें इस पर एतराज जरूर है कि जो रूस से तेल खरीद रहे हैं, मगर हम भारत के साथ एक अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। देखिए भारत की मईशत जो है वो बहुत अहम है दुनिया के लिए। अगर उसको रशिया से मुकाबले के तौर पर खड़ा करना है तो भारत जो है दुनिया में 16वां जो है क्रूड प्रोड्यूस करने और एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, जबकि छठा मुल्क जो है सर्विसेज फराहम करने वाला है, जिसमें सबसे बड़ी सर्विसेज जो आईटी की हैं और आईटी का बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है, एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है। तो दोनों तरफ से यूरोप और अमेरिका इस बात को देख रहे हैं कि अगर इस भारत पर पाबंदियां लगाते हैं तो उससे उनकी इकोनॉमी की हद तक इफेक्ट होती है, ये भी देखना होगा। जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत हाई पोजीशन पे इस वक्त मौजूद है एज कम्पेयर टू। अगर हम पाकिस्तान की अगर पोजीशन देखते हैं तो पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग है। अच्छा, आपने 4 रिफाइनरी का जिक्र किया कि इनको खत लिखा गया और इनसे पूछा गया कि बताइए आप इसको साफ कर सकते हैं नहीं। कोई टाइमलाइन मुकर्रर की गई है कि इतनी देर में ये रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हुकूमत फिर इनिशिएट करेगी और रूस से मामला तय हो सकते हैं? क्या टाइमलाइन हो सकती है इसकी? देखिए आज मेरी तलाश के मुताबिक आज जो मकतूब है इन रिफाइनरीज ने हुकूमत को इरसाल कर दिया है और अपनी तमाम जो सिफारिशात थी वो मुरतब करके हुकूमत को आज भेज दी हैं। एक रिफाइनरी के जो बड़े आला हुकाम थे उनसे मेरा राब्ता हुआ है, उन्होंने कहा है कि ये देखें ये लेटर हुकूमत की तरफ से आया था,
और हमने इसका जवाब दे दिया है। जो भी जवाब है वो हुकूमत इसको अनवील करेगी, अभी हम ये नहीं बता सकते। मगर जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि जो कार्बन हाइड्रोकार्बन रशियन है और जो हाइड्रोकार्बन जो हम यूज कर रहे हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन में बहुत फर्क है और इससे हासिल होने वाला जो मान है, जो हमें माया पेट्रोलियम मिलता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत मुख्तलिफ होती है। तो इस हवाले से अभी जब तक की तफसीलात सामने नहीं आएंगी इन चारों रिफाइनरीज की जानिब से, तो हम ये कह नहीं सकते कि हम रशिया से किस हद तक ऑयल खरीद सकते हैं। मगर इस वक्त जो है कि रशियन ऑयल हमारी न सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स का एक अहम जुज बन गया है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के साथ भी जो है वो एक जियो पॉलिटिकल जो मामला है वो उसके साथ खड़ा हो रहा है। और जो अमेरिका और यूरोप है वो भारत को मुख्तलिफ फोरम्स पे इस पर क्वेश्चन कर रहा है। चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या खुशखबरी इस हवाले से मिलती है। और असल तो मसला यही, इसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम को जो है सस्ता पेट्रोल मिले और उनके ऊपर जो महंगाई का जो बोझ लाद दिया गया है उससे उनको कुछ रिलीफ मिले। या लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और फिर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है लोड शेडिंग। दीगर मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और तैयारी क्या है कराची की इंतज़ामिया की। ख़ास तौर पर इस वक्त जो आवाम की सबसे बड़ी मुश्किल है वह लोड शेडिंग और लोड शेडिंग के और के इलेक्ट्रिक के हवाले से एक बड़ा तवाना और मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने, जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं। इस हवाले से अब अपडेट्स क्या हैं और किस तरीके से आवाम की इन मुश्किलात के हल के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। खुशामदीद कहते हैं आप साहब। आपको बताइएगा कि कल भी जो है वो मुजाहरे के दौरान एक खातून जहाँ बक हुई और आज भी हम जो ख़बरें चला रहे हैं, देख रहे हैं, आवाम बहुत परेशान है। क्या हल क्या है इसका बिलाखिर? सीधा सीधा हल है उस्मान भाई, अगर कोई एग्रीमेंट किसी प्राइवेट कंपनी के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने किया है और वो प्राइवेट कंपनी या ग्रुप उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर रहा, उसने इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं की, उसने ट्रांसमिशन की लाइनें ठीक नहीं की, उसने जो है वो तांबे की तारें निकाल कर एल्युमिनियम की तारें लगाई और अरबों खरबों रुपए कमा लिए, उसने अगर ओवर बिलिंग की, उसके पास जो है वो मीटर उसके तेज चलते हैं और कोई पूछ नहीं सकता, और वो लोड शेडिंग को खत्म करने में नाकाम हो गए 17 साल में। इन्होंने कहा था कि हम 3 साल में 1350 मेगावाट का इजाफा करेंगे, लेकिन नेट इजाफा अब तक 300-350 मेगावाट का ये कर सके हैं 17 साल में। और ये हर दफा डेट देते हैं कि हम 450 और 900 मेगावाट का प्लांट चल रहा है, लेकिन वो नहीं चलता। बदतरीन लोड शेडिंग इस वक्त शहर कराची में हो रही है और लोग बिलबिला गए हैं। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात हो रहे हैं, बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, रातों को लाइट नहीं है, दिन में लाइट नहीं है। और ये उन जगहों पर है जहां पर इन्होंने लोड शेडिंग फ्री कर दिया था, और जहां पर लोड शेडिंग फ्री नहीं किया वहां तो और बदतरीन सूरत हाल है। तो आप मुझे बताएं कि कोई हुकूमत है क्या? कराची जो है वो खुर्रम दस्तगीर साहब की टेरिटरी में नहीं आता? उनको कराची पहुंच नहीं जाना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक को लगाम नहीं देनी चाहिए थी? मैं हैरान हूं कि जो काम पीटीआई करती थी वही काम नून लीग कर रही है, यही काम पीपल्स पार्टी करती थी। ये सारी पार्टियां के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कुछ नहीं करती हैं, हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। उसके सबब यह है कि सारे उनके फैसिलिटेटर हैं। मैं ऐसा हूं कि इनका लाइसेंस कैंसिल करें, कौमी तहवील में लें, ताकि जो बिजली आ रही है नेशनल से वो कौम की बिजली कौम के जरिए से आए। इनको प्रॉफिट क्यों मिले? इनको जो सब्सिडी दी जा रही है वो सब्सिडी आवाम को मिले, इनको क्यों मिले? वो अगर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज हमारे ऊपर डाल देते हैं, प्रॉफिट ये खुद कमा के ले जाते हैं। जब ये लोड शेडिंग फ्री नहीं कर सके, ये अपने मसले हल नहीं कर सके, तो आप मुझे बताएं कि किस बुनियाद पर ये इनकी महबूबा कंपनी जो है वो हमारे सरों पर मुसल्लत है, और इसके खिलाफ कोर्टों के अंदर भी चीजें डिले हो जाती हैं, स्टे दे दिया जाता है, और हुकूमत की तरफ से और नेपरा की तरफ से कोई फॉलोअप नहीं करता। नेपरा भी इनके साथ मिला हुआ है, हर दफा हम हियरिंग में शरीक होते हैं। जमात इस्लामी एक ही पार्टी है जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मैदान में निकलती है, बाकी सारी पार्टियां जुबानी जमा खर्च करके इन्हीं को सपोर्ट करती हैं। और अभी भी ये बहरान ब्लैकमेलिंग के लिए पैदा किया गया है। ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अब हुकूमत इनके पास आएगी और कहेगी चलें बगैर एग्रीमेंट के मजीद गैस ले लें। 100 अरब रुपए से जायद इनको सुई गैस का देना है, लेकिन लाइसेंस कैंसिल नहीं हो रहा, बल्कि मजीद गैस बगैर किसी एग्रीमेंट के। आज भी अनाउंसमेंट हुई है कि जी पैसे देने हैं के इलेक्ट्रिक ने, और हुकूमत, वफाकी हुकूमत दे रही है पैसे इनको, अभी भी आज भी हुई है।
दे रही है ना। अब आप मुझे बताइए कि भाई सब्सिडी वो कहते हैं तो आवाम को है, भाई आवाम की सब्सिडी आवाम को दे दीजिए, इस कंपनी को बीच से निकाल दीजिए, हमारा क्या कसूर है। इनका फॉरेंसिक होंगे तो पता चलेगा, हर हुकूमत इसमें शरीक है इनके खिलाफ। आपको याद होगा नून लीग के जमाने में भी स्कैंडल आया था, जब ये कंपनी के शेयर 2005 में पहले बिकी, फिर उसके बाद 2009 में जब बिकी तो जरदारी साहब ने 50 अरब रुपए की सब्सिडी अपने ऊपर ले ली, कौमी खजाने पर ले ली। सिंध हुकूमत और विफाक ने, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ये पैसे अदा किए और उनको साफ सुथरा करके भगा दिया। अब ताजा दम शिकारी है, उन्होंने ये काम किया। अब मैंने खबरें देख रहा हूं कि वो शिकारी दोबारा से इस कंपनी को इसका मुआहिदा बढ़ाने के चक्कर में है, और हमसे ये कहा जाएगा कि ये तो बड़ा अच्छा तजर्बा है, ये अच्छा तजर्बा, खाक अच्छा तजर्बा है, इस तजर्बे की वजह से तो बाकी कंपनियां प्राइवेटाइज नहीं हुई। तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसी साजिश कामयाब नहीं होगी। जब ये कंपनियां देखती हैं कि इनको लूटो खाओ, कोई इन्वेस्टमेंट ना करो और प्रॉफिट कमाओ, तो इससे अच्छा कहां पर दुनिया के अंदर तिजारत हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट ना करो, प्रॉफिट लेते चले जाओ और गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट दे। ये किकबैक्स का मसला है, सब इसमें शामिल हैं। इवन पीटीआई के जमाने में भी, पीटीआई के जमाने में एफआईए को कार्रवाई करने से रोक दिया गया आरिफ नकवी के खिलाफ, जो अबराज कैपिटल का मालिक था, जो के इलेक्ट्रिक की वन ऑफ द जो है वो बिग शेयर होल्डर कंपनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब इनके जो अबराज कैपिटल है वो सबको सियासी रिश्वत देते हैं, फॉरेन फंडिंग होती है इनको, तो इनको कराची, यहाँ पर पाकिस्तान में भी फंडिंग होती है। इस वजह से ना नून लीग इनके खिलाफ कुछ करती है, ना पीटीआई करती है, ना पीपल्स पार्टी करती है, और एमक्यूएम तो सभी की इत्तेहादी होती है। उसने तो अपने बहुत सारे लोग भर्ती कराए थे, उनका तो अस्करी विंग रिकवरी अफसर बना रहा है तवील अरसे तक कराची में। एमक्यूएम की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था शहर में, लेकिन खम्भों की कीमत के बराबर एमक्यूएम ने बेच दिया इसके केईएससी को 16 अरब रुपए में मुशर्रफ के साथ मिलकर, और जब से अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। इसलिए हम भरपूर आवाम की तरफ से कहना चाहते हैं कि इनको लगाम दी जाए, ये लोड शेडिंग खत्म की जाए और इनके लाइसेंस कैंसिल करके फॉरेंसिक ऑडिट करें, लग पता जाएगा कि कौन कौन इसके अंदर शरीक है, और कौमी तहवील में ले 51% शेयर गवर्नमेंट के होने चाहिए। अभी 26% शेयर गवर्नमेंट के हैं, तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? तो 51% शेयर गवर्नमेंट के हो, जिसमें सूबाई, विफाकी और मकामी हुकूमत के शेयर हों। 49% के लिए आप मुख्तलिफ कंपनियों को इन्वाइट करें। ये मोनोपोली क्यों है? हम कोर्ट में गए कि ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, प्रोसीडिंग होती रही कि एक्सक्लूसिविटी खत्म होनी चाहिए, नेपरा को दे दिया गया। नेपरा तो इनकी एजेंट का किरदार अदा करता है। हर दफा चेयरमैन नेपरा वाजो नसीहत करते हैं, लेकिन नेपरा के इलेक्ट्रिक के एजेंट का किरदार अदा करता है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इदारे कराची के अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। 29.5 लाख सारिफीन कराची में बिलबिला रहे हैं, ना नेपरा रिलीफ दे रहा है, ना हुकूमत। और पीपल्स पार्टी ये कहती है तो विफाक का मसला, तो भाई अब तो आप विफाक में भी शरीक हैं, आपके 11 वुज़रा हैं, आप विफाक में शरीक हैं, एमक्यूएम शरीक है हुकूमत में, नून लीग शरीक है हुकूमत में, तो ये सारे लोग मिलकर इस मसले को रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल जी, इस मसले को फौरी रिजॉल्व होना चाहिए, और ताकि कराची के अवाम सुख का सांस लें इस मामले में। बहुत शुक्रिया हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब, बड़ी तफसील से आप आगाह कर रहे थे। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नई खबरों के साथ, नई तज्ज़िये के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।